मैं ईटी स्वदेश को बहुत बधाई देना चाहता हूं उनके फर्स्ट एनिवर्सरी पे। जिस तरह से उन्होंने पिछले एक साल में बेहतर न्यूज़ दिया है श्रोताओं को, व्यूअर्स को, पूरे देश में ऑब्जेक्टिव न्यूज़, करेक्ट न्यूज़, फैक्चुअल न्यूज़। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कंटिन्यू होगा और हर साल एक मौका मिलेगा हमें सेलिब्रेट करने का ईटी स्वदेश के एनिवर्सरी। बदलते भारत की बदलती तस्वीर उकेरता हुआ आपका चैनल ईटी नाउ स्वदेश हो गया है 1 साल का, और इस अवसर को मनाने के लिए नई सोच, नई उमंग के साथ हम भी आ गए हैं युवाओं के बीच में। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, मैं एनएमआईएमएस यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के साथ हूं और आज हम निवेश बाजार और तमाम आर्थिक जगत की बातों पे चर्चा करेंगे बेहद खास मेहमान के साथ, जिन्हें अगर फाइनेंस और निवेश के जगत की मैं बात करूं तो शायद किसी तारुफ की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ फिलहाल खड़े हैं डीएस म्यूचुअल फंड के एमडी सीईओ कल्पेन पारेख और यूनियन एएमसी के सीईओ जी प्रदीप कुमार। आप दोनों का बेहद 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 स्वागत है। आज की इस चर्चा में खास बात यह है कि कुछ अलग होने वाला है। अमूमन मैं तो सवाल पूछती ही रहती हूँ इन सबसे चैनल पर, लेकिन आज जो है फ्लोर स्टूडेंट्स के लिए खुला हुआ है। लेकिन क्योंकि भूमिका बांधनी होती है एंकर के तौर पर, तो एक सवाल मैं पूछ लेती हूँ। हाल ही में आरबीआई की पॉलिसी आई है और मैं जानती हूँ कि आप पॉलिसी पे बात नहीं करते हैं आमतौर पर, बट क्योंकि अब हम आने वाले वक्त में भी इस बढ़ोतरी को होता हुआ देखेंगे और काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो भारत अपने आप में काफ़ी मजबूती से खड़ा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक और तमाम तरह की जो इन्होंने रिफॉर्म्स को लेकर कदम उठाए हैं, लेकिन विदेशों से जो हमें प्रेशर मिल रहा है उसे हम कब तक संभाल पाएंगे? क्योंकि बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है। ठीक है, अगले 6 महीने हम डिमांड अच्छी बढ़ती हुई देख रहे हैं, कंजम्पशन की कहानी अच्छी है, फेस्टिव का माहौल है, लेकिन हम कितने तैयार हैं इसमें डिप देखने के लिए? आपकी एनालिसिस क्या कहती है? आपके सवाल में आपने बहुत सारे जवाब दे दिए और हमेशा जब ऐसी कोई भी इवेंट होती है, पॉलिसी या बजट, तो हमारे इन्वेस्टमेंट के जो कॉलीग्स हैं वो एक डॉक्यूमेंट निकालते हैं और अपने ओपिनियंस को उसमें लिखते हैं। तो कल हमने 3 लाइन का डॉक्यूमेंट निकाला। पहली लाइन ये थी कि आरबीआई रेजेस इंटरेस्ट रेट्स बाय 50 बेसिस पॉइंट। दूसरी लाइन ये थी कि आरबीआई विल बी डेटा डिपेंडेंट, और तीसरी लाइन ये थी दैट्स इट। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि दुनिया भर में जो उछल पुछल हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि पिछले 10 साल से इंटरेस्ट रेट्स को एक आर्टिफिशियल तरह से जो सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसने कम करके रखा था। और जब जब दुनिया भर में पैसा बहुत फ्रीली फ्लो होता है तो इवेंचुअली इन्फ्लेशन क्रिएट करता है। और जब कैपिटल एम्पल हो जाता है, आप सब स्टूडेंट्स हो, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि जब कैपिटल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वैल्यू कम होती है। तो पिछले 10 साल के जो एक्सेसेस थे वो धीरे धीरे अब अनवाइंड हो रहे हैं और पिछले 1.5 साल में एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन का स्पाइक हुआ है। हमेशा जब आप ये सब एक्सपर्ट्स को, हम सबको सुनते हो, तो हमारा जो पिक्चर होता है वो 3 या 6 या 1 साल तक का ही होता है। इसके आगे फोरकास्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो हमारा ये मानना है कि इन्फ्लेशन का जो स्पाइक हुआ है उसके वजह से इंटरेस्ट रेट्स दुनिया भर में बढ़ रहे हैं और बाकी सब इकोनॉमीज़ को ये फोर्स कर रहा है अपने इंटरेस्ट रेट्स को भी बढ़ाने के लिए, और ख़ासकर इमर्जिंग मार्केट्स की इकोनॉमीज़ को, क्योंकि इमर्जिंग मार्केट्स की बैलेंस शीट्स जो होती है, जो डेट का प्रोफाइल होता है, डेफिसिट्स होते हैं, इन्फ्लेशन होता है, ये सब रिलेटिवली फ्रेजाइल होते हैं। तो जब जब दुनिया भर में रेट्स बढ़ते हैं या डॉलर स्ट्रेंथन होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स क्या बोलते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं और उनकी करेंसीज वीक होती है। तो हम उस दौर से गुजर रहे हैं। आरबीआई ने पिछले 6 महीने में बहुत सारा फॉरेक्स इंटरवेंशन किया है। $100 बिलियन तक का रिजर्व्स, जो थोड़ा हमारी जो माइट है, जो हमारे रिजर्व से देखी जाती है, उसको यूज़ भी किया है। और हमने भी इंटरेस्ट रेट्स को टाइट करके बाकी के दुनिया के रिजर्व बैंक के साथ कदम रखा है, बढ़ाया है। तो हमारा ये मानना है कि आगे क्या होगा अगले 6 से 9 महीने में, ये प्रेडिक्ट करना मुश्किल है, लेकिन रिलेटिवली दुनिया भर की जो सिचुएशन है उससे हम इतने ज़्यादा इम्पैक्टेड आज की तारीख में नहीं है। हम रिलेटिवली स्टेबल है,
लेकिन जब जब पिछले 10, 20, 30, 40 साल में दुनिया भर में वॉलेटिलिटी हुई है, इंडिया पार्टिसिपेट करता है। 2007 में यूएस में फाइनेंशियल क्राइसिस हुई, अगले 4 महीने में इंडियन मार्केट्स अपने लाइफ टाइम हाई पे गए थे, लेकिन उसके बाद 40 से 50% का करेक्शन हुआ था। तो ये थोड़ा जल्दी है ये सेलिब्रेट करना कि हम दुनिया से इम्यून है या डीकपल्ड है। आजकल ये डीकपल्ड वर्ड आप बहुत सुनोगे, लेकिन जनरली डीकपलिंग आसान होता नहीं है, बिकॉज वी आर ऑल इंटीग्रेटेड। और वील हैव टू वेट एंड वॉच क्या होता है आगे। इस पूरे संदर्भ में चाइना की स्थिति, जो स्लो डाउन फिलहाल हम देख रहे हैं, वहाँ मुझे समझाइए भारत का फ़ायदा कितना है और क्या हम उस फ़ायदे को उठाने के लिए तैयार हैं? चाइना में स्लो डाउन डेफिनेटली हो रहा है। चाइना का रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी प्रॉब्लम है। एवरग्रांडे वाज अ क्लासिक एग्जांपल। एंड चाइना दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर है कमोडिटीज़ का, रॉ मटेरियल्स का। तो जब चाइना में स्लो डाउन होता है उसका इम्पैक्ट पूरा दुनिया में असर पड़ता है। राइट। बट ऐसा नहीं है कि चाइना में प्रॉब्लम है तो ऑटोमेटिकली इंडिया को फ़ायदा होगा। चाइना में पहले भी प्रॉब्लम हुआ है। इंडिया उसका फ़ायदा उठाने के लिए काफ़ी काम करना पड़ता है हमको, क्योंकि हमारा पूरा दी रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, द बिजनेस एनवायरनमेंट जो कहते हैं ना, वो सब काफ़ी फ्रेंडली होना चाहिए। पिछले कुछ साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है इंडिया में। आप पढ़ा होगा अखबार में कि बिजनेस फ्रेंडली इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन काफ़ी बढ़ चुका है, लेकिन वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, अभी काफ़ी डिस्टेंस है। तो वो एस्पेक्ट को हम एड्रेस करेगा, हमारा रेगुलेटरी रेजिम स्टेबल होगा, टैक्स एनवायरनमेंट स्टेबल होगा, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो अप्रूवल चाहिए वो आराम से मिल जाएगा। ये सब होगा तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो है इंडिया में। और चाइना के मुताबिक हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज, 2 एडवांटेज मेरे ख्याल में है। एक तो लैंग्वेज का है, हम सब लोग इंग्लिश बोलते हैं बिजनेस के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी है कि वी आर अ डेमोक्रेसी, तो हमारा ट्रांसपेरेंट रेगुलेशंस होता है। रूल क्या है, कानून क्या है, ये सबको मालूम है इंडिया में। आप चाइना में जाएगा तो कानून आज क्या है, कल क्या था और कल क्या होगा किसी को मालूम नहीं। ये इंडिया के बारे में इंडिया का एक सबसे बड़ा एडवांटेज है। सो ये सब एडवांटेज को हम आगे बढ़ाएगा, हमारा टैक्स स्टेबिलिटी होगा, रेगुलेटरी स्टेबिलिटी होगा, बिजनेस फ्रेंडलीनेस बढ़ेगा, तो चाइना में जितना स्लो डाउन होगा उसका फ़ायदा, काफ़ी फ़ायदा हम उठा सकते हैं। तो आप देखिए, हमको ये नहीं चाहिए कि जितना चाइना में जा रहे हैं वो सब बिजनेस इंडिया में आना चाहिए, नहीं। अभी जितना बिजनेस चाइना में जा रहे हैं उसका 25% इंडिया में आएगा तो बहुत बड़ी बात है। अपना इकोनॉमिक ग्रोथ रेट तो डबल डिजिट में ही जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है इंडिया के लिए फ़ायदा उठाने के लिए। और अच्छी बात यह है कि हमारा गवर्नमेंट भी ये समझ के काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आप नेक्स्ट 6 मंथ्स 1 ईयर सब छोड़िए, ये 6 मंथ्स 1 ईयर के बारे में भी पीछे में आप जाएगा तो आप कुछ नहीं बनेगा लाइफ में। यू आर यंग, आप ये सोचेगा तो नेक्स्ट 25 ईयर्स में क्या होगा, ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन इंडिया। टाइमिंग के बात छोड़िए, चाइना का बात छोड़िए, नेक्स्ट 25 ईयर्स आप सब लोगों को 45 साल में आर्थिक फ्रीडम मिलना चाहिए, रिटायर होना चाहिए। ब्लाइंडली इन्वेस्ट इन इंडिया, यू विल मेक मनी, डजंट मैटर व्हाट हैपेंस एनीवेयर एल्स इन द वर्ल्ड। सो वो ऐसा लॉन्ग टर्म सोचिए। 6 मंथ्स वैसे भी आई थिंक इट वॉज जॉर्ज डब्ल्यू बुश हु सेड दैट फोरकास्टिंग इज डिफिकल्ट स्पेशली अबाउट द फ्यूचर। तो ये फ्यूचर हम सब ओपिनियन देते हैं, बट किसी को कुछ एक्यूरेटली मालूम नहीं होता है। जैसे मेरे दोस्त कल्पन ने बोला 2 ईयर 3 ईयर एग्जैक्टली क्या होगा किसी को भी मालूम नहीं। बट आई एम टेलिंग यू 25 ईयर्स एज यंगस्टर्स, ब्लाइंडली गो फॉर इट। चलिए, मौका अच्छा है भारतीय बाजार के लिए भी और लगे हाथों आप सभी के लिए भी। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। कौन पूछेगा पहला सवाल? Yeah, I'm Gaurav Bokaria. So my question to you, sir, is what are your views on like India is about to get included in the JP Morgan's Emerging Index Fund. So what are your views since there is a chance of recession in the Western economies, and it is due that by early next year India will get included in the JP Morgan Emerging Index Bond Fund. Yeah. See, this has been, I studied in NMIMS. I passed out in 98. पिछले 25 साल से बहुत सारे ऐसे हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं और कॉलेज में भी करते थे, जिसमें ये एक टॉपिक हमेशा हुआ करता था।
तो ये जब होगा तब होगा। बातें बहुत ज़ोर शोर से हो रही है और एक्सपेक्टेशन था कि इस क्वार्टर में इंक्लूड हो जाए। इसमें थोड़े टेक्निकलिटीज़ है इन टर्म्स ऑफ टैक्स यूनिफॉर्मिटी, प्रोसेस यूनिफॉर्मिटी। तो ये होगा कि नहीं होगा मुश्किल है आज तय करना या आज बताना, क्योंकि गवर्नमेंट के कुछ पॉइंट्स ऑफ व्यू है और जो बाहर के इन्वेस्टर्स है जिन्हें इंडिया में इन्वेस्ट करना है वो सिर्फ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो दुनिया भर की और भी बॉन्ड मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनको एक यूनिफॉर्म रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए, ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क चाहिए, टाइमिंग्स का जो यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बिकॉज देयर सेटलमेंट टाइमिंग्स आर डिफरेंट। सो दीज आर इशूज़ टू बी रिजॉल्व। गवर्नमेंट इज़ टॉकिंग एक्टिवली टू JP Morgan के जो इंडेक्स प्रोवाइडर्स है, और अगर ये हो भी जाए तो इससे कल के कल पैसा नहीं आता है, बिकॉज इनको जो जितने भी बाहर के FIIs हैं जिनके इंडेक्स के बेसिस पे पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन होते हैं, उनको 1 साल का टाइम मिलता है कि आप कैसे ओवर 1 ईयर अपने पोर्टफोलियो को इंडिया के वो बेंचमार्क वेट के साथ अलाइन कर सके। और ये धीरे धीरे हर महीना 1-1% से ये वेट बढ़ता है। तो अगर ये होने से ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है अगर इंक्लूजन हो जाए, क्योंकि एक बहुत नया सोर्स ऑफ कैपिटल फ्लो हमें मिल सकता है। और ये ज़्यादा वैल्यूएबल था 6 महीने 1 साल पहले, जब दुनिया भर के इंटरेस्ट रेट 0 थे और इंडिया के 6 थे, तो 6% का गैप था या 5% का गैप था। अब दुनिया भर के इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी हद से ऊपर आए हैं। US के इंटरेस्ट रेट्स 2 दिन पहले 4% पे थे, तो वहाँ पे 4 और यहाँ पे 7.5, तो अब गैप नैरो हुआ है। तो दुनिया के बाकी के जो बाज़ार है या बॉन्ड्स है वो भी अभी अट्रैक्टिव होने लगे हैं। तो इंडिया सिर्फ इंक्लूजन की वजह से हमें पैसा सिर्फ नहीं आएगा, हमारा जो रिलेटिव अट्रैक्टिवनेस है, करेंसी की स्टेबिलिटी है, ये सब भी ज़्यादा मायने रखती है। तो इंक्लूजन एक वेरिएबल है, बट देयर आर मेनी अदर वेरिएबल्स जो डिसाइड करती है कि कैपिटल फ्लोज हमें मिलेंगे कि नहीं। अल्टीमेटली कैपिटल फ्लोज आते हैं जब फॉरेन इन्वेस्टर को भरोसा हो कि जहाँ मेरा पैसा लग रहा है, जो भी देश में, जो भी बाज़ार में, वो बाज़ार लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल है, यहाँ से पैसा वापस निकाल के ले जा सकता हूँ। आने के लिए तो हर देश बोलेगा अंदर आ जाओ, बट व्हेन दे हैव टू टेक द मनी बैक 10 साल बाद, 5 साल बाद या 20 साल बाद, क्या करेंसी के कन्वर्जन के पे हम पैसा ले जाएंगे। तो जैसे मैंने बताया, मैं जब NMIMS में स्टूडेंट था 97-98 में, तब के गवर्नर डॉक्टर YV रेड्डी, ही वाज डूइंग he had come to give some lecture in the auditorium at NMIMS, and that is when the Asian crisis had happened, and the rupee that time was 36 rupees to dollar. Today it is 81 rupees to dollar. So generally the trend has been that the dollar keeps strengthening, emerging market currencies keep weakening, because emerging markets में inflation ज़्यादा होता है, relative inflation gap होता है. लेकिन over last 15-20 years generally our economy has strengthened, but long way to go before we can decisively say this is going to be advantageous to us. So hi, I'm Pratika. So since we're talking about the Indian rupee falling, what do you think will be the impact on the Indian economy? See, whenever rupee falls, for a country which has to import a lot, and we do have to import a lot, especially energy is our primary import material. अब हमारे cost बढ़ते हैं, the input costs to the economy go up, and when input costs to the economy go up, the margin of the economy, and hence of all the companies which are needing to import raw materials or any commodities, their margins keep coming down. So to that extent, the impact is relatively negative. It makes the economy weaker, and which is why governments and reserve banks, especially in India, they work very closely together to ensure that these fluctuations are not very wild. A natural depreciation of 3-4% has been the trend. हमारे देश में पिछले long term में average 3% is the depreciation rate. There are few years in between, which was 2003 to 2007. Those 4 years is when the rupee had strengthened, because we had huge capital inflows from FIIs. But that was a very rare sweet spot. We hope we get into a sweet spot sometime again in the next decade, basis a lot of efforts that policymakers have taken in recent times. Hi, I'm Muskan. I had a follow-up question. So you mentioned that the dollar is expected to get stronger over a period of time. However, like a few months back, we saw during the oil crisis that when India imported oil from Russia, the trade actually happened in Asian currency instead of the dollar. So do you really think that in the future maybe this thing is like bound to change? Or So, जैसे that oil trade happened, that was a one-off thing. वो आमतौर पे ऐसा होता नहीं. Normally trade is settled in dollars, okay? And जैसे कल्पेन ने बताया, when dollar gets stronger, we actually import inflation. वो कहते हैं. मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ. ये करेंसी इंटरेस्ट रेट का जो रिलेशनशिप है समझने के लिए,
आप लोगों में जितने लोग यूके का इकोनॉमी और डेवलपमेंट फॉलो करते हैं शायद करते होंगे, लास्ट 1 वीक में यूके में क्या हुआ क्लासिक एग्जाम्पल है। नया गवर्नमेंट आया, नया चांसलर आया, टैक्स कट्स अक्रॉस द बोर्ड, बोरोइंग, गवर्नमेंट बोरोइंग टू इंक्रीज, करेंसी आप इंडियन रुपी के तुलना में देखेगा तो पाउंड जो 92 पे था सीधा 86 पे आ गया 2 दिन में, राइट। इन्फ्लेशन बढ़ गया, इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन एनीवे वाज हाई, डबल डिजिट इन्फ्लेशन था, chaos, टोटल chaos इन 2 days। तो ये करेंसी मैनेजमेंट और इंटरेस्ट रेट मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण होता है इकोनॉमी का मैनेजमेंट करने के लिए। तो इसलिए आरबीआई ग्रेजुअली इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं एक साथ। इफ दे इंक्रीज शार्पली अगेन काफ़ी chaos होगा इकोनॉमी में। तो ये इकोनॉमी के जो सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं ना, मीनिंग जितना इन्फ्लेशन अभी हाई है, इन्फ्लेशन नीचे आना है, लेकिन ग्रोथ क्रैश नहीं होना चाहिए। तो ये बैलेंस अचीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, मुश्किल भी है। तो इसलिए सब लोग कहते हैं, आप हेडलाइन पढ़ेगा तो देखा होगा, आरबीआई इज डूइंग अ टाइट रोप वॉक, बट टू देयर क्रेडिट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दे आर इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट ग्रेजुअली, कीपिंग द करेंसी स्टेबल। आरबीआई का ऐसा टारगेट नहीं है कि रुपये 81 पे होना चाहिए, वो बहुत खतरनाक हो सकता है। तो आरबीआई बोलते हैं कि रुपये ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं रहेंगे, लेकिन उसका नेचुरल लेवल है उस पर पहुंच जाएंगे ग्रेजुअली। वो 82 हो सकता है, 81.5 हो सकता है, 81 भी हो सकता है, लेकिन वो ग्रेजुअली होना चाहिए। तो वो उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ग्रेजुअली रुपये का लेवल पहुंच जाएगा, क्योंकि मार्केट फोर्सेस के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आर्टिफिशियली रुपये या इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करने से इकोनॉमी में काफ़ी टर्मोइल हो सकता है। लेकिन कितनी कमजोरी रुपए में हम कंफर्टेबल होंगे देखना। तो ऐसा एक टारगेट रुपये के लिए देना बहुत मुश्किल होगा, बट जैसे कल्पेन ने बताया 4-5% पर एनम इज नेचुरल, क्योंकि जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल, हिस्टोरिक डिफरेंशियल के ऊपर आप जाएगा तो 4-5% विल नॉट हर्ट अस, उससे हमको कुछ नुकसान नहीं पड़ेगा हमारे इकोनॉमी को। उससे ज़्यादा होगा तो वी हैव टू बी केयरफुल, क्योंकि ज़्यादा है तो हमारा इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, हमारा करेंसी के ऊपर देयर विल बी प्रेशर, तो वो देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि जब तक हमारा इकोनॉमी 7% और उसके ऊपर वो रेट पे हमारा ग्रोथ है, तो करेंसी ज़्यादा डिप्रिशिएट होने का चांसेस बहुत कम है। सी होल थिंग इज अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ। आपका इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छा है, 7% के ऊपर है, तो आई थिंक विल बी ओके। हाय सर, मेरा नाम पार्थिव है। सर अभी रिसेंटली ये बाई नाउ पे लेटर स्कीम अभी बहुत, इट्स अ वेरी प्रेवलेंट थिंग अभी मार्केट में। डू यू थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर द जनरल कस्टमर, और इज इट अ क्विक सैंड दैट पीपल टेंड टू फॉल इनटू? Yeah. So I've never used it, so I don't know. Yeah, neither have I. See, जनरल प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि आपके पास कैश है तो इट डज नॉट मेक सेंस टू बोरो, ठीक है। और आपको ये कंपैरिजन करना चाहिए कि आप किस रेट पे बोरो करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 12% पे बोरो करेगा, लेकिन आपके पैसा जो है आप इन्वेस्ट करेगा 8% पे। दिस इज अ लूजिंग डील। लेकिन आपका पैसा शायद 8% कमाएगा, लेकिन बोरोइंग कॉस्ट 6% है, then it makes sense. You need to see that. How many have you signed up for? I'm thinking about it. Why? In general, you should only borrow if your investment, your money can earn more than your rate of borrowing. He also remember buy now में pay later भी होता है। तो जब लोग buy now करते तो pay later को भूल जाते हैं, और कोई कंपनी चैरिटी करने के लिए आपको इंसेंटिवाइज नहीं करेगी। इवेंचुअली यू हैव टू पे बैक, एंड दैट पे बैक हैपन्स विद अ वेरी हाई कॉस्ट। और ये कॉस्ट जो है वो 6-7-8% नहीं होता है। जब अगर आपका पेमेंट में टाइमिंग डिफ़ॉल्ट हुआ तो 16, 20, 25, 30% का इस पर इंटरेस्ट पेनल्टी कॉस्ट होता है। तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द फाइन प्रिंट, एंड मोस्ट कंज्यूमर्स आर नॉट अवेयर ऑफ फाइन प्रिंट्स। सो वेरी सिंपल थंब रूल। वो हिंदी में कहावत है कि पैर उतने फैलाओ जितनी चादर होती है। तो ज़रूरत है तो ठीक है, नहीं है तो अपनी ज़रूरतें को थोड़ा कम करो, और सही टाइम पे पहले एसेट्स बिल्ड करो रादर देन खर्चा करके लोन्स ले। पर जिंदगी तो आज है ना।
आज भी तो खर्चा करना है ना, हाउ डू यू एंजॉय आज? नहीं तो एंजॉय करने के लिए किसी और के पैसे पे एंजॉय नहीं करना चाहिए, करना भी है तो बिल्कुल करो, खुद के पैसे पे करो। डिसिप्लिन का थंब रूल क्या होता है? बट ये भी है कहता है कि जो इन्वेस्टमेंट के बाद हम करते हैं ना, जो हम तो म्यूचुअल फंड वाले हैं, तो हमारा पूरा बिजनेस डिलेड ग्रेटिफिकेशन के ऊपर है। आप आज निवेश करेगा, आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। आपको क्या रेट मिलेगा, कब मिलेगा, नो आइडिया, राइट? तो डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे आपको भरोसा रखना चाहिए दैट you invest today, you sacrifice something today for better things tomorrow. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि always you save for a rainy day and you lose out the chance to dance in the sun. वो भी नहीं होना चाहिए, बट जो बैलेंस है ना, वो इंडिविजुअल सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आपके इंडिविजुअल फाइनेंशियल पोजीशन देख के आपको वो फैसला लेना पड़ेगा, बट बोरोइंग ऑलवेज बी केयरफुल। मेरा नाम महक नागपाल है। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली इसी मंथ में रुपी हैज़ डेप्रिशिएटेड टू मोर देन 3% एंड रीच द ऑल टाइम लोज ऑफ 81.94, सो विच हैज़ इवेंचुअली लेड टू अ रिडक्शन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, right? So, and recently we saw the news also of Sri Lanka, wherein the foreign exchange reserves reached very lows, even zero in that country. So what is your take on falling forex of India? तो देखिए, जो रिजर्व गिरे हैं वो सिर्फ रुपी के फॉल की वजह से नहीं गिरे हैं। जो हमारा $700 बिलियन का रिजर्व था एक साल पहले, दोज रिजर्व्स आर आल्सो इन्वेस्टेड इन अदर करेंसीज और अदर गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स, एंड ग्लोबली बॉन्ड यील्ड्स हैव गॉन अप। बॉन्ड्स के जो इंटरेस्ट रेट्स है वो ऊपर गए हैं। तो एक कॉन्सेप्ट होता है मार्क टू मार्केट। तो $100 का या $100 का अगर अमेरिका का बॉन्ड था, उसकी वैल्यू आज 95 रुपीज़ हो गई है। तो वो मार्कडाउन वैल्यूएशन में हुआ है। सो कल ही आरबीआई ने अनाउंस किया कि रफली आई थिंक 60 या 70% का जो फॉल इन रिजर्व दिख रहा है वो मार्क टू मार्केट का लॉस है, ना कि वो एक्चुअल लॉस है। नंबर 1। नंबर 2, जनरली देखा जाता है कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो रिजर्व्स है वो कितने महीनों का जो हमारा इंपोर्ट है उसको कवर करता है। तो आज भी वी आर कंफर्टेबल विद अराउंड 8 to 9 months ऑफ कवर। सो दोज आर द मेट्रिक्स टू लुक फॉर, एंड मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट if currencies keep falling more aggressively, then does the Reserve Bank intervene by using its reserves completely, or like what he mentioned, that the Reserve Bank lets it fall and does not necessarily intervene and give up on the reserve. So they have to walk that fine balance depending on their judgment कि बाकी सब currencies का क्या हो रहा है, and many times a weaker currency also eventually starts the next economic or next export cycle, because then if our products are good and they can be exported, they become more attractive, they become relatively cheaper. So there are pros and cons, but at large having a very fast sharp depreciation is never healthy for the economy, and it is something which we should be worried about. Just to add to that, ऐसा भी नहीं सोचना है कि स्ट्रॉन्ग करेंसी है तो इट्स अ साइन ऑफ आवर स्ट्रेंथ, और ऐसा nothing to be very proud of. See, currency strength is not necessarily, a great thing. Sometimes a weakening currency, when it's stable or जब gradually weaken होता है, it's normally good for the economy, especially, for a country like ours. क्योंकि हमारा exports become more competitive. So that's why, so it's not always a good thing that, currency becomes stronger. Hello sir, my name is Dipanshu Ashra. So I have a specific question regarding DSP, Natural Resources and New Energy Fund. So I see 80% of that fund is investing in Indian equities, but majority of the investments are in natural resources. So what do you think new energy, for example, renewable energy companies that are focusing on that could be an attractive investment for that particular fund? So that is the design of the fund. It should invest in natural resources which are traditional and old resources. And एक साल पहले, और यहाँ पे as students, a lot of questions that you're asking are about the here and now. But some things that are more important which will help you, because आपका horizon as investors is going to be 40, 50, 60 years, is how to think. So जो आपने न्यू एनर्जी की बात की या रिन्यूएबल एनर्जी की बात की, ये 1.5 साल पहले बहुत ही पॉपुलर था, बिकॉज दुनिया भर में एक बहुत बड़ा वेव है कि कंपनीज एंड कंट्रीज शुड मूव अवे फ्रॉम ट्रेडिशनल एंड फॉसिल फ्यूल्स and move to renewables, and every country is having its own climate policy and action plan that by 2040, 50 or 60 we want to reduce dependence on old energy, but it cannot happen in a hurry. And अभी भी बहुत सारा दुनिया भर में डिबेट चल रहा है कि
नई एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जितना ओल्ड एनर्जी यूज़ करना पड़ रहा है is actually could be much more than just using old energy. So more technology and innovation will come at some point in time as various governments are keen to do that. So in this fund, what we do is India में अभी भी new energy के लिए meaningfully investment करने वाली companies नहीं है. India doesn't have companies or technology which are yet profitable, and we generally invest in profitable companies. We would not like to invest in loss-making companies. So such established business models are available globally. यूरोप में बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास टेक्नोलॉजीज है जो सोलार, रिन्यूएबल, विंड, इन सब एनर्जी को एक्सप्लॉइट या एक्सट्रैक्ट करने के लिए दे सप्लाई बैटरीज है, टेक्नोलॉजी है, यूरोप में है, साउथ अमेरिका में है, एशिया में है. So this fund puts 20% in those companies. So that is the design of the fund. So through BlackRock, and there are many others also. We have chosen to invest through BlackRock. It doesn't matter who we choose. Ultimately, you want to invest there. But the important point is, if you realize, just when the narrative for new energy became so popular, started coming in headlines everywhere, world over mutual funds started raising a lot of assets in that space, is when the mega returns of the last 1.5 years came in old energy. So what becomes popular is not necessarily profitable. And what became unpopular actually made a lot of money because पिछले 10 साल में Chevron है, Total है, British Petroleum, Shell, all these old energy companies actually stopped investing in extraction of more oil. And suddenly after COVID, there was a shock. Supply कम हो गया, demand just remained the same. There was a supply shock. And when you need oil, you need it. You can't wait for 1 hour or 2 hours also. You want to charge your phone. Imagine how much you will panic. You're seeing the crisis in Europe because of gases, etc. So suddenly, prices shot up, and all these companies have seen huge growth in their profitability in the last 2 years. Now, of course, this will again turn. But what I'm trying to highlight is never get carried away by the fashionable trends alone. Always measure कि क्या ये fashionable trends के पीछे business model है जो profit generate कर रहा है, और अगर वो सही है then you should think about investing in that. चलिए, तो यहाँ पर तमाम निवेश विकल्पों में आज निवेश कीजिए ताकि आने वाले वक्त में आपका निवेश आपको कमा कर दे. इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल किया, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने स्वदेश की एनिवर्सरी स्पेशल में भाग लिया. और मुझे भी आज के इस एपिसोड में इजाज़त दें, लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सबने हमारे इस खास सेशन से काफ़ी कुछ सीखा हो और अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने के गुरु मंत्र जो आपको मिले हैं उस पर आप अमल करें. धन्यवाद. दीजिए इजाज़त. नमस्कार.